नज़ीर डेली वर्ल्ड वाइड जो है वो अनयूजुअल इवेंट्स हो रहे हैं। ऐसे इवेंट्स अगर ये नॉर्मल डेज के अंदर होते तो दैट कुड हैव शुक द वर्ल्ड, ठीक है ना। अब ये इतने बड़े बड़े इवेंट जो है वो रोजाना की बुनियाद के ऊपर हो रहे हैं। अब जरा देखिए ईरान ने कितना बड़ा झटका दे दिया है। ईरान से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह आ रही है कि ईरान ने इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल जो बना लिया। इतनी बड़ी ये बैलेंस ऑफ पावर के अंदर ये तब्दीली है कि ईरान जो है वो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल बनाने के अंदर जब वो कामयाब हो गया है। ये ईरान के लिए बहुत बड़ी कामयाबी है, ईरान की एडवांस कैपेबिलिटीज के लिए बहुत बड़ी कामयाबी है, और ये इजराइल की नींदें उड़ा देने वाली ये कामयाबी है। और अगर उन्होंने इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल बना लिया है तो इसका मतलब यह है कि वो मिसाइल्स की कैपेबिलिटीज के अंदर बहुत आगे चले गए हैं। ऊपर से रशिया ने MiG-29 उनको दे दिए हैं, ऊपर से चाइना के साथ जेट्स की डील चल रही है, ऊपर से रशिया Su-35 जब उनको दे सकता है, किसी भी वक्त ये डिलीवर जब वो हो सकते हैं। तो इजराइल और अमेरिका ऑलरेडी उन्होंने एक फुल स्केल जंग लॉन्च की और उसमें हारे। तो अब अगर यानी अब ईरान की जो कैपेबिलिटीज है वो पहले से ज्यादा हैं, तो अब जब वो दोबारा अटैक करने आ रहे हैं तो फिर इसका नतीजा निकलेगा। और अगर इस बार भी इजराइल हारा तो फिर उसका नतीजा क्या निकलेगा। तो ये बड़ी तेजी के साथ दुनिया के अंदर जब तब्दीली आ रही है। इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल के ऊपर बात करेंगे। दूसरी तरफ चाइना से भी यह खबर सामने आ रही है कि चाइना जो है वो अपनी मिसाइल प्रोडक्शन के अंदर मैसिवली इजाफा कर रहा है अमेरिका को कन्फ्रंट करने के लिए। और गजा पर, लेबनान पर, वेस्ट बैंक पर इजरायली हमले हो रहे हैं। यरूशलेम के अंदर 2 फलस्तीनी जो है उनको शहीद किया गया है। और लेबनान पर हमले के हवाले से वो कह रहे हैं कि रीजनल वॉर यहां से किसी भी वक्त छिड़ सकती है अगर मामलात को ना संभाला गया। तो ये सूरत हाल भी आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले अगर हम ईरान की नाज़रीन बात करें तो देखिए, जब भी कोई मुल्क ICBM इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल जब बनाता है तो अमेरिका के कान खड़े हो जाते हैं। वो इसलिए कि उस मुल्क के पास ये कैपेबिलिटी आ जाती है कि अमेरिकन हमले के जवाब में वो मुल्क जो है वो अमेरिका को रिस्पॉन्ड कर सकता है। और दुनिया के सिर्फ चंद ही कंट्रीज है, अगर अमेरिका जिनको अपना राइवल देखता है तो उसमें नॉर्थ कोरिया जिन्होंने अभी रिसेंटली जब टेस्ट किया है, और उसके अलावा चाइना और रशिया, सिर्फ यही 2 पावर्स, और नॉर्थ कोरिया भी शामिल हुआ है। दुनिया में सिर्फ ये 3 पावर एग्जिस्ट करती हैं जिनके पास ये वाला मिसाइल है, यानी जो अमेरिका को बरह रास्त वहां पर जाकर अटैक कर सकते हैं। तो इसका मतलब कि ईरान भी अब उस क्लब के अंदर जब शामिल हो गया है। वैसे भी इन 4 ही मुल्कों का अलायंस है, तो ईरान के पास ये नहीं था, ईरान के पास भी ये आ गया है। और इसमें अब सबसे अगली इंपॉर्टेंट बात क्या है? अगली इंपॉर्टेंट बात यह है कि जिसके पास भी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है वो एक न्यूक्लियर पावर है, क्योंकि न्यूक्लियर के बगैर इस मिसाइल का कोई काम नहीं है, ठीक है ना। आप ये न्यूक्लियर कैरी करने के लिए ही बनाया जाता है। वैसे अगर इसको कन्वेंशनली यूज करें तो ये क्या कर लेगा, हजारों किलोमीटर जाकर ये क्या नुकसान कर लेगा। तो बेसिकली ये न्यूक्लियर कैरी करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है ना। तो कोई भी ऐसा मुल्क नहीं है जिसके पास ये हो और न्यूक्लियर ना हो। इसके साथ यानी सिर्फ ये नहीं है बल्कि न्यूक्लियर भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि ये इलॉजिकल है, ये सेंसलेस है कि आप कन्वेंशनली ये वाला मिसाइल बना के बैठ जाएं, क्योंकि इसने कुछ भी नहीं करना है। ये हजारों किलोमीटर दूर जाकर क्या कर लेगा, कितना कोई डैमेज वहां पर जब कर लेगा। तो ये फायर ही वैसे नहीं किया जाता है कन्वेंशनली, ये रखा ही इसलिए गया है न्यूक्लियर कैरी करने के लिए। मिसाल के तौर पर नॉर्थ कोरिया, उसके पास एडवांस फाइटर जेट्स नहीं है, उसके पास जब स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स नहीं है जो न्यूक्लियर कैरी कर सकें, तो वो इन मिसाइल्स के जरिए कैरी करेंगे, ठीक है ना। तो इसलिए विदाउट न्यूक्लियर ये मिसाइल रखना इसकी ये सेंसलेस है, ठीक है ना। तो ये देखिए ईरान की जो तस्नीम न्यूज एजेंसी है, वैसे उनका सरकारी मीडिया ही आप इसको कहेंगे, वहां से अब ये खबर इनिशिएट हुई है। ईरान क्लेम्स न्यू 10,000 किलोमीटर रेंज इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, यानी बैनुल बरे आजमी, एक बरे आजम से दूसरे बरे आजम वो अटैक कर सकते हैं, केपेबल ऑफ रीचिंग यूनाइटेड स्टेट्स, केपेबल ऑफ रीचिंग यूनाइटेड स्टेट्स। तो ये दुनिया में चौथा मुल्क बन गया है जो अमेरिका को रिस्पॉन्ड कर सकता है। ईरान इज क्लेमिंग दैट एक नया ICBM जिसकी 10,000 किलोमीटर रेंज है, दैट इज रेडी फॉर सर्विस। और स्टेट एफिलिएटेड मीडिया तस्नीम न्यूज एजेंसी ने इस बात को कंफर्म कर दिया है। और इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है नाज़रीन के पिछले महीने से और सितंबर के आखिर से कुछ ऐसी खबरें सामने आ रही थी कि ईरान ने कुछ अनआइडेंटिफाइड मिसाइल जो है वो ईरान ने टेस्ट किए हैं, उसके बारे में पता नहीं चल रहा था। एक बार आपको याद होगा कि ईरान ने दरमियान में अपनी एयर स्पेस भी बंद की थी और कुछ अनआइडेंटिफाइड टेस्ट जो वो उन्होंने किए थे, जिसके बारे में ये पता नहीं चल पा रहा था ये कौन से मिसाइल्स हैं जिसको उन्होंने टेस्ट किया। मिसाल के तौर पे ये खबर देखिए ईरान के मीडिया की, ये सितंबर आखिर 25 सितंबर 2025 की ये खबर है, एक माह कबल आप कह सकते हैं। ईरान सेज इट हैज न्यू मोर एडवांस मिसाइल्स रेडी इफ अटैक्ड। और ये भी ईरान हैज लाइकली कैरिड आउट एन अनडिक्लेयर्ड मिसाइल टेस्ट, सैटेलाइट फोटोज
एनालाइज्ड बाय द एपी शो। ये भी 26 सितंबर 2025 की खबर है, जिसमें ये खबरें आगे पीछे चल रही थी कि ईरान ने कुछ टेस्ट किया है, लेकिन क्या टेस्ट किया है वो पता नहीं चल रहा था, जिसके बारे में आज खबर है कि वो आईसीबीएम उन्होंने कामयाब तजर्बा कर लिया है। उधर नॉर्थ कोरिया मिसाइल पे मिसाइल फायर कर रहा है, उधर रशिया ने नए मिसाइल जब वो चला दिए हैं, और अब ईरान से ये खबर आ रही है। और ये आप कह लें कि आइसोलेशन में काम नहीं कर रहे हैं, यानी ईरान की टेक्नोलॉजी की जो एडवांसमेंट है वो आइसोलेशन में नहीं हो रही है, बल्कि वो नॉर्थ कोरिया से आ रही है, वो चाइना से आ रही है, वो रशिया से आ रही है। इनका इस तरह का कोऑर्डिनेशन है कि ये एक दूसरे को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर रहे हैं, ये एक दूसरे को जब वो पार्ट्स ट्रांसफर कर रहे हैं। अभी जैसे कोई एक हफ्ता कबल ये खबर सामने आई कि चाइना जो है बहुत बड़ी तादाद के अंदर, बहुत बड़ी क्वांटिटी के अंदर जो है ईरान को वो मटेरियल डिलीवर कर रहा है जो एडवांस मीडियम रेंज वेपन्स बनाने के लिए जरूरी है, मीडियम रेंज मिसाइल्स बनाने के लिए जरूरी है। तो कहीं से पार्ट्स आ रहे हैं, कहीं से टेक्नोलॉजी आ रही है, कहीं से कुछ आ रहा है। तो ये चारों मुल्क जो हैं वो एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन में काम कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इसलिए आप देखें सब मिसाइल फायर करते चले जा रहे हैं और नए नए टेस्ट है वो काम कर रहे हैं। अब जैसा कि ईरान है उसने रशिया में उनको ड्रोन फैक्ट्रीज जो वो लगा कर दी हैं। ईरान के ड्रोन्स चूंकि बहुत ज्यादा इफेक्टिव साबित हुए हैं, तो इन्होंने उनको वहां पर जो फैक्ट्रीज है वो लगा कर दी हैं। और रशिया जो है वो ईरान में न्यूक्लियर पावर प्लांट्स लगा रहा है और जेट्स दे रहा है और पता नहीं क्या कुछ दे रहा है। तो ये एक और खबर देखिए, ऑन सितंबर 18, 2025 एन अनआइडेंटिफाइड मिसाइल जो है वो रिपोर्टेडली लॉन्च किया गया था ईरान के जो सैमनाम स्पेस सेंटर है वहां से। और उस वक्त जो ईरानियन ऑफिशियल्स हैं उन्होंने ये कहा था कि हमने ईरान के सबसे एडवांस मिसाइल का तजर्बा जो है वो कामयाबी के साथ कर लिया है। तो अब ये क्लैरिटी के साथ, और जैसे मैंने आपको बताया कि मामला सिर्फ आईसीबीएम का नहीं है, मामला इसके साथ न्यूक्लियर जुड़ा हुआ है। अच्छा, कुछ हफ्ते कबल, 2-3 हफ्ते कबल ये भी खबर सामने आई थी कि पाकिस्तान भी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल बना रहा है, और उस पर ये खबर अमेरिका से इनिशिएट हुई थी। और उन्होंने कहा कि वो देख रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान जब वो न्यूक्लियर स्टेट भी है तो इधर भी, और इस वक्त ईरान का दौरा भी पाकिस्तान का हो रहा है, और वो कह रहे हैं स्ट्रेटेजिक कॉपरेशन जब हम आगे बढ़ाएंगे। और ज़ाहिर है चाइना से जो मदद आ रही है, तो ईरान को फाइटर जेट्स भी मिल गए, मजीद मिलने जा रहे हैं, ये मिसाइल्स भी वो बना रहे हैं। इससे पहले तो ईरान ने जो जंग लड़ी है वो सिर्फ मिसाइल्स की बुनियाद के ऊपर लड़ी है। और इस मिसाइल बनाने का एक और मतलब भी है, वो ये है कि ईरान क्लियर है कि उसको करना क्या है। जो उनके ऊपर हमला हुआ है जून के अंदर, इसके बाद और ये मिसाइल बनाने के बाद ये बात बिल्कुल क्लियर है कि ईरान ये समझ रहा है कि उनको सिर्फ अपनी ताकत बढ़ानी है, इसके अलावा उनको कुछ नहीं करना है। उनका सर्वाइवल सिर्फ ताकत के ऊपर खड़ा हुआ है। निगोसिएशंस, गारंटीज, मुआहदे, पीछे हट जाना, ये उनका सर्वाइवल नहीं है। इस हमले के बाद उनको बिल्कुल यकीन हो गया है कि हमने सिर्फ अपने मिसाइलों की ताकत बढ़ानी है, हमने फाइटर जेट्स लेने हैं, बस अपने मिलिट्री पावर को बढ़ाना है, यही चीज उनका सर्वाइव करवाएगी, बाकी कोई चीज उनको नहीं बचा सकेगी। तो इसलिए वो तेजी के साथ इस पर काम कर रहे हैं। और अभी कुछ देर पहले ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि ईरान की जो मिसाइल पावर है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है जून की जंग के बाद। यानी उस वक्त के जो ईरान के मिसाइल्स हैं उन्होंने इजराइल को शिकस्त दी, लेकिन ईरान के फॉरेन मिनिस्टर आज ये कह रहे हैं कि हमारी ताकत जो है वो उससे भी ज्यादा बढ़ गई है। और अब देखिए ईरान के प्रेसिडेंट ने थोड़ी देर पहले ये कहा है कि अमेरिका उनसे क्या डिमांड कर रहा है, अमेरिका और वेस्ट यूरोप, वो ये डिमांड कर रहे हैं कि हम अपने जो मिसाइल्स हैं उनकी रेंज कम कर दें। और उन्होंने कहा कि वो इसलिए चाहते हैं ताकि वो बाद में आकर हमारे ऊपर अटैक कर सकें। दे आर डिमांडिंग कि अब हम जो अपना मिसाइल प्रोग्राम है वो लिमिट कर दें ताकि वो इजराइल को मजीद बम दें और इजराइल फिर आकर हमारे ऊपर गिराए। जो असल में मुअम्मर कज़ाफी के साथ और लिबिया के साथ धोखा हुआ, जो बिट्रेल हुआ, पहले न्यूक्लियर प्रोग्राम जब वो ले लिया गया, फिर लिबिया को डिस्ट्रॉय कर दिया गया। तो ये एक ऐसी चीज है कि कोई भी अब उनके ऊपर ट्रस्ट नहीं करने वाला। और ये बात ऐसे ही है कि ईरान ने खुद ये मेंशन की, ये बात ईरान मेंशन कर चुका है कि जो कुछ कज़ाफी के साथ हुआ हमारे साथ भी वही होगा। हम अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम दे दें और बाद में क्या, बाद में वही होगा जो लिबिया के साथ हुआ, वही ये ईरान के साथ करेंगे, तो हम ये कभी भी नहीं करेंगे। तो इन्होंने जो माजी के धोखे दिए हैं उससे सबको अंदाजा हुआ है कि इनकी बातों में नहीं आना। तो इसके साथ जब वो चाइना के साथ बातचीत आगे मजीद बढ़ रही है, मिसाल के तौर पे अभी खबर देखिए, ईरान और चाइना ने डिस्कस किया है स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को मजीद आगे बढ़ाना। चाइना, देखें चाइना का बहुत बड़ा किरदार हो सकता है और है। एक तो जो ईरान का इस वक्त सर्वाइवल है या रशिया का सर्वाइवल है वो चाइना की वजह से जारी है, क्योंकि अगर चाइना रशिया और ईरान का ऑयल खरीदना बंद कर दे और वेनेजुएला का ऑयल खरीदना बंद कर दे तो ये तीनों मुल्क कोलैप्स कर सकते हैं। और यही घमंड था उस वक्त यूरोप को, जब यूक्रेन जंग छिड़ी है तो यूरोपियंस और नेटो उस वक्त ये कह रहा था कि ये 10-15 दिनों की मार है, बस इतना ही लगेगा, इससे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। और इसको अब 3 साल हो चुके हैं। उनको बुनियादी घमंड यही था कि हम ऑयल बंद कर देंगे। तो चाइना ने वो ऑयल खरीदा
और उनकी इकोनॉमी जो वो रन कर रही है, आगे बढ़ रही है, और ईरान भी इस वजह सर्वाइव कर रहा है। और जो वेनेजुएला है उसका भी ऑयल का सबसे बड़ा शेयर, वेनेजुएलन ऑयल का, ईरान के ऑयल का, रशिया के ऑयल का सबसे बड़ा शेयर खरीदने वाला चाइना है। तो ये बुनियादी चीज है। तो ये कॉर्पोरेशन आगे बढ़ रहा है। चाइना का किरदार रीढ़ की हड्डी की हैसियत का है। और फिर पाकिस्तान के साथ बातचीत आगे बढ़ रही है। ईरान अर्ज स्ट्रॉन्गर इकोनॉमिक कोऑपरेशन विद पाकिस्तान, और स्पीकर गोज टू पाकिस्तान इन परस्यूट ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन, इकोनॉमिक एंड स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन। एंड पाकिस्तान भी चाहता है कि वो अपनी ट्रेड जो है वो ईरान के साथ एक्सपेंड करे, और इसमें चाइना इन्वॉल्व है। चाइना ही ने बहुत सारे मायदे ईरान के साथ करवाए हैं। तो पाकिस्तान जो अमेरिका की वजह से ईरान से दूर था, अब कहीं कहीं वो भी अपनी बात आगे बढ़ाने के हवाले से सिग्नल्स दे रहा है और कह रहा है कि हम ट्रेड, ईरान के साथ ट्रेड करना बहुत जरूरी है, ईरान की इकोनॉमी को आगे लेकर जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि इकोनॉमी ही तो सबसे बड़ा वेपन है। सैंक्शंस के जरिए इकोनॉमी को डिस्ट्रॉय किया जाता है, और इकोनॉमी इजहार है कि आपकी मिलिट्री पावर नहीं हो सकती अगर आपकी इकोनॉमी नहीं है। तो उधर सीएनएन क्या खबर दे रहा है? सीएनएन ये कह रहा है कि चाइना ने अपनी जो मिसाइल प्रोडक्शन है वो बहुत ज्यादा बढ़ा दी है अमेरिका से लड़ने के लिए। अ न्यू आर्म्स रेस, सैटेलाइट इमेजेस और मैप्स और रिकॉर्ड्स ने बताया है कि ह्यूज सर्ज यानी इजाफा देखा जा रहा है चाइना का जो मिसाइल प्रोडक्शन साइट्स है। चाइना की मिसाइल प्रोडक्शन साइट्स में बहुत बड़ा इजाफा जो देखा जा रहा है। किस लिए? टू डिटर द यूनाइटेड नेशन मिलिट्री एंड असर्ट इट्स डोमिनेंस इन द रीजन। अमेरिका को कन्फ्रंट करने के लिए, अमेरिका से लड़ने के लिए वो अपनी मिसाइल, तो चाइना को भी अंदाजा है कि अमेरिका के साथ एक जंग आ रही है, ठीक है ना। तो जरूरी नहीं कि बरह रास्त जंग हो, वो प्रॉक्सी वॉर होगी। अमेरिका पहले तो यही चाहेगा कि एक प्रॉक्सी वॉर जो है वो चाइना के साथ छेड़ी जाए, जापान आ जाए, फिलिपाइन को आगे कर दिया जाए, साउथ कोरिया को, किसी और को जब आगे कर दिया जाए। तो मेरा ख्याल है कि अमेरिका की तारीख में इतना विजडम वाला हरीफ भी उनको नहीं मिला होगा जितना चाइना है। मतलब चाइना की जो विजडम है ना वो सोवियत यूनियन की थी ना किसी और की थी। तो ये इसलिए अमेरिकन जो हैं, उनके कमांडर्स चाइना को अपनी हिस्ट्री का सबसे बड़ा थ्रेट करार दे रहे हैं। उसकी बुनियादी वजह यह है कि वो विजडम, और फिर ऊपर से वो जंगों में इन्वॉल्व नहीं है, ऊपर से वो टेक्नोलॉजी का मरकज है, ऊपर से वो सबसे बड़ी इकोनॉमी है। ये चारों चीजें किसी भी अमेरिकन हरीफ में कभी भी पाई नहीं जाती थी। सोवियत यूनियन ना बड़ी इकोनॉमी था, ना उसमें वो स्ट्रेटेजिक विजडम थी, और ना वो जंगों से दूर था। वो तो खुद जंगों के अंदर जब इन्वॉल्व था, और उसका कोलैप्स भी जंग की वजह से हुआ, एक डिजास्टर्स वॉर जो अफगानिस्तान की थी। अच्छा, तो इसके साथ जब वो बर्तानिया में बड़े मुजाहरे हो रहे हैं, क्यों? क्योंकि इजरायली टीम वहां पर पहुंची हुई है। तो एंटी इजरायली प्रोटेस्ट स्वीप बर्मिंघम, पूरे बर्मिंघम में बड़े मुजाहरे देखे जा रहे हैं। अब ये अलग मसला है यूरोपियन कंट्रीज के लिए कि इजरायली टीम आएगी और शहर शहर मुजाहरे शुरू हो जाएंगे। पहले उनके अपने मसाइल ढेर हैं, तो अब ये यूरोपियन जो पॉलिटिशियंस हैं वो बहरहाल सोच रहे हैं कि भाई हमारे और बहुत सारे मसाइल हैं, इनकी वजह से वैसे ही प्रोटेस्ट जो शुरू हो जाते हैं। तो फलस्तीनी ये कह रहे हैं कि टर्की जो है, हम चाहते हैं कि उसकी फौजें आए, हमें टर्की पर यकीन है, हम चाहते हैं वो लीड करें, उनके ऊपर हमें ट्रस्ट है। पैलेस्टीनियंस वांट टर्की इन इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स फॉर गाजा। अब इजराइल नहीं चाहता, लेकिन वो फलस्तीनी कह रहे हैं कि हम तो चाहते हैं कि टर्की हो और वही लीड करे, उनके ऊपर हमें ट्रस्ट है। वैसे तो मुझे लगता है कि ये इंटरनेशनल फोर्सेस भेजने वाला मामला खुद ही अपने आप में मशकूक है। पता नहीं ये प्रोसीड हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, क्योंकि एक और ये खबर देखिए, इजरायली मीडिया के मुताबिक नेतन्याहू की और ट्रंप इंतजामिया की ये बात चल रही है, इजराइल और अमेरिका की ये बात चल रही है कि जो ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है उसमें यह बात बाकायदा शामिल की जाए कि इजराइल को गजा में फ्रीडम ऑफ एक्शन होना चाहिए। इजराइल किस चीज को खतरा समझे तो वहां पर एयर स्ट्राइक कर सके, उसकी फौज वहां पर अटैक कर सके। बिल्कुल वही पैटर्न जो उनके पास लेबनान के अंदर मौजूद है, तो ऐसी ही चीज वो इसमें शामिल करवाना चाहते हैं। तो ये मामला अपने आप के अंदर जब मशकूक है, और मुझे नहीं लगता कि यहां पर कोई ये फोर्सेस वहां पर जाएंगी, और अगर जाएंगी तो ये तो इजराइल की एब्सोल्यूट डिफीट है। तो ये मामला मशकूक है। वैसे भी जो अब देखें ना, इजरायली ड्रोन ने गजा में अटैक करते हुए फलस्तीनी बच्चों को निशाना बनाया। ड्रोन्स बकायदा आकर प्रेसिजन के साथ बच्चों को निशाना बना रहे। तो ये माइंडसेट रखने वाले, और यरूशलेम के अंदर 2 टीनेजर्स फलस्तीनी बच्चे जो हैं उनको यरूशलेम में गोलियां मारकर जो वो शहीद किया गया है। इजरायली अटैक्स ऑन द ऑक्युपाइड वेस्ट बैंक कंटिन्यू, और बाकी शहरों के अंदर जो है हमले हो रहे हैं। तो इस माइंडसेट के साथ स्टेबलाइजेशन और अमन, ये सब बातें। तो ईरान ने कंडेम किया, और ईरान ने कहा है कि लेबनान पर जो हमले हैं ये रीजनल वॉर छेड़ सकते हैं। ईरान कंडेम इजरायली स्ट्राइक्स ऑन लेबनान, वार्न्स ऑफ रीजनल रिस्क, इलाकाई जंग जब छेड़ सकती है। और हिजबुल्लाह ने कहा कि हम रेजिस्टेंस की तरफ जाएंगे। हिजबुल्लाह वॉज रेजिस्टेंस एज इजरायली स्ट्राइक्स इंटेंसिफाई अगेंस्ट लेबनान। और इस वक्त जो है बेरूत के अंदर नाज़रीन बड़ी कॉन्फ्रेंस हो रही है, और वहां पर क्या बात हो रही है, ये लेबनीज गवर्नमेंट और जिसमें प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट शामिल है, ये बहुत तेजी के साथ वहां पर आइसोलेट हो रहे हैं, ना ही पब्लिक इनके साथ है, और सब वही रास्ता ले रहे हैं जो रेजिस्टेंस का है। जब हमला हो रहा है तो फिर आप रेजिस्ट करेंगे,
अब बेरूत के अंदर जो कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें क्या बात सामने आ रही है? अरब नेशनल कॉन्फ्रेंस इन बेरूत रीअफर्म्स सेंट्रलिटी ऑफ द रेजिस्टेंस। उन्होंने बेरूत के अंदर बड़ी अहम तरीन कॉन्फ्रेंस हुई है और अरब नेशनल कॉन्फ्रेंस है, तो उन्होंने कहा है कि रेजिस्टेंस, ठीक है ना, रेजिस्टेंस बुनियादी चीज है, बाकी तो बस बातें हैं। रेजिस्टेंस अगेंस्ट द इजरायली ऑक्यूपेशन एंड रिजेक्ट कॉल टू डिसआर्म पैलेस्टीनियन एंड लेबनीज रेजिस्टेंस मूवमेंट्स। उन्होंने इस बात को रिजेक्ट किया है कि ये लेबनीज रेजिस्टेंस जो है वो इसको डिसआर्म किया जाए। ये बिल्कुल हम कबूल नहीं करेंगे और इजरायली ऑक्यूपेशन के खिलाफ इसके सिवा और ऑप्शन क्या है? भाई इजराइल के साथ मुज़ाकरात आकर करेंगे, क्या करेंगे? मुज़ाकरात आपके मानेंगे वो? तो दो तरफा लड़ाई है जो रेजिस्टेंस लड़ रही है, फलस्तीनी, लेबनीज, अंसारुल्लाह और ईरान की रेजिस्टेंस दो तरफा लड़ाई लड़ रही है, एक अपने रीजन से, ओआईसी मुल्कों से और मिडिल ईस्ट के मुल्कों से, और दूसरी तरफ जब इजराइल से और अमेरिका से। ईरान ने कहा है कि मुकम्मल हमारी सॉलिडारिटी है वेनेजुएला के साथ, मुकम्मल तौर पर हम वेनेजुएला के साथ खड़े हैं। तो उधर जो है हंगरी के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो व्हाइट हाउस का दौरा कर रहे हैं और यूक्रेन जंग को रुकवाने के लिए, और रशिया की यानी वो बात करते हैं कि रशिया का जो मौक़िफ़ है वो दुरुस्त है, और वो इसलिए जा रहे हैं कि पुतिन और ट्रंप की मुलाकात वहां पर करवाई जा सके। ऑर्बन विजिट टू व्हाइट हाउस एज ही प्रमोट्स ट्रंप पुतिन समिट प्रपोजल। इनके दरमियान ये बात सामने आई थी कि हंगरी के अंदर जब एक मीटिंग होगी जो बाद में कैंसिल हो गई, और अच्छा उसके हवाले से क्या खबर आई पता, ये बाद में चला है कि वो मीटिंग इसलिए कैंसिल हुई थी कि जो अमेरिका ने वेनेजुएला पर हमले शुरू कर दिए थे, तो रशिया ये कह रहा था कि ये हमले रोके जाएं, अमेरिका नहीं रोक रहा था, तो ओवरऑल वो मुलाकात यूक्रेन पर होनी थी लेकिन वो कैंसिल हुई वेनेजुएला के ऊपर हमले। तो रशिया, चाइना, ये खासकर रशिया जो है वो बिल्कुल वेनेजुएला के साथ खड़ा है इस वक्त, और सबसे ज्यादा वेपन जो वेनेजुएला के पास है वो रशिया के हैं। और कल ये रिपोर्ट आ चुकी है कि वेनेजुएला के हवाले से ट्रंप बाकायदा इन फियर है, उसको ये खौफ है कि ये मामला बैकफायर ना हो जाए, ठीक है ना। और जब से इलेक्शन हुआ है उसके बाद तो काफी ज्यादा ये बढ़ा है। अब जैसे कि मिसाल के तौर पर ये खबर आप देखिए, जेडी वैंस और जो मार्को रूबियो हैं वो अगली प्लानिंग कर रहे हैं कि आगे क्या करना है। जेडी वैंस जो है वो अगले सदर बनने की तैयारी कर रहे हैं 2028 के अंदर, और मार्को रूबियो जो है वो वाइस प्रेसिडेंट बनने की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है ना। तो वहां पर एक अजीब पॉलिटिक्स ये भी चल रही है। तो जेडी वैंस जो है वो सदर और मार्को रूबियो वाइस प्रेसिडेंट। तो ये एक अंदरूनी वहां पर कशमकश भी इस वक्त अमेरिका, और अमेरिका खुद बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन से जब इस वक्त गुजर रहा है। इस वक्त आपको बड़ी लीडरशिप जो है वो मशरिक में नजर आएगी, पुतिन, प्रेसिडेंट शी, बड़ी लीडरशिप यानी, और वेस्ट के अंदर अगर आप देखें तो फिर आपको लीडरशिप का एक कहर जो है वो नजर आएगा। तो ये इस वक्त की ताजा तरीन सूरत हाल है जो आपके साथ शेयर किया। अपने राय सुरगा करें, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।